मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा नाम जिसकी दहशत किसी से कम नहीं थी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने दिन दहाड़े ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरी मुंबई हिल गई। बात 1981 की है, जब सिर्फ एक गलती की कीमत एक शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज हम आपको बताएंगे उस खौफनाक कहानी के बारे में जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है, लेकिन जिसे चश्मदीद गवाह भी याद करने से घबराते हैं। साल 1981 मुंबई की गलियां खून और खौफ की गवाह बनने वाली थीं। उस दौर में एक नाम था, कालिया एंथोनी। बेखौफ, गुस्सैल और अपने उसूलों पर मरने मारने वाला। उसकी जिंदगी में एक खास महिला थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन शायद सत्यवान पांचाल नाम के शख्स को यह बात मालूम नहीं थी, या फिर उसने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। उसने उस महिला के साथ छेड़खानी कर दी। यह गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका उसे अंदाजा तक नहीं था। जब यह खबर कालिया तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने बिना वक्त गंवाए अपने सबसे खास साथी इग्नेशियस पोर्टिनो को बुलाया। सत्यवान को समझाने की जरूरत नहीं, सीधा हिसाब करना है, कालिया ने कहा। इग्नेशियस बस एक इशारे का इंतजार कर रहा था। दोनों ने अपने हथियार उठाए और सीधा सत्यवान पांचाल के दफ्तर की तरफ बढ़ गए। दफ्तर का दरवाजा खुला और सामने कालिया को देख सत्यवान की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में वही डर था जो मौत को सामने देखकर हर किसी को महसूस होता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही कालिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। सत्यवान के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, भागो। वो कुर्सी छोड़कर सरपट बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन उसके ठीक पीछे कालिया और इग्नेशियस अपने हाथों में छापड़ लिए दौड़ रहे थे। सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी दुकानें बंद करने लगे, लेकिन कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सत्यवान जान बचाने के लिए एक ऑटो रिपेयर शॉप में घुसा, लेकिन मौत तो जैसे उसके कदमों का पीछा कर रही थी। पुलिस स्टेशन वहां से सिर्फ 150 मीटर दूर था, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। चंद मिनटों के भीतर चापट के वार ने सत्यवान को लहूलुहान कर दिया। चीखें गूंज रही थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर उसे बचा सके। 38 वार, हड्डियां टूट रही थीं, खून सड़कों पर बह रहा था और सत्यवान की चीखें धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। करीब 1 घंटे तक वो वहीं तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे अस्पताल तक ले जाने वाला भी नहीं था। फिर आखिरकार उसकी सांसों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसा कहा गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। शायद लोग जानते थे कि कालिया एंथोनी का नाम लेना भी अपने लिए मौत को न्योता देने जैसा था। मुंबई की गलियों में उस दिन एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक खौफ हमेशा के लिए जिंदा हो गया। तमिलनाडु के शांत और खूबसूरत समुद्री किनारों पर एक छोटा सा गांव था, जहां एंथोनी कालिया का परिवार रहता था। उनके दादा का कारोबार समुद्र किनारे घास बेचने का था और यही उनका जीवन यापन का जरिया था। लेकिन वक्त के साथ इस परिवार ने एक बड़ा बदलाव देखा। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। एंथोनी कालिया इसी परिवार की संतान था। उसके पिता का नाम मेरीदास श्री अप्पा और मां का नाम मेरी वीरास्वामी जान था। 5 भाई बहनों में वह भी एक था, जहां 4 भाई थे और एक बहन। जब उसका बड़ा भाई सिर्फ 15 साल का था, तब उसकी मां का निधन हो गया। परिवार पहले ही मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात और बिगड़ने लगे। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एलिजाबेथ मेरीदास श्री अप्पा, जो उसकी सौतेली मां बनी, उन्होंने न सिर्फ घर संभाला, बल्कि अपने सभी 12 बच्चों को एक जैसा प्यार और परवरिश दी। हां, अब परिवार बड़ा हो चुका था, 6 भाई और 6 बहनें। बड़ा भाई रॉबर्ट थोड़ा पढ़ लिख गया था, इसलिए बेहतर जिंदगी की तलाश में वह मुंबई चला गया और वहां कागज के कारोबार से जुड़ गया। कुछ सालों बाद कालिया भी अपने भाई के पास मुंबई आ गया। काम की तलाश में भटकता हुआ वह खार इलाके की रेलवे कॉलोनी में रहने लगा। इसी कॉलोनी में उसके कुछ पुराने जान पहचान वाले भी थे, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि यही जगह उसे उस रास्ते पर धकेलने वाली थी जहां से कोई वापस नहीं आता, अंडरवर्ल्ड। कालिया उन लोगों में से नहीं था जो किसी की मारपीट को चुपचाप सहन कर जाए। वह एक ऐसा इंसान था जो एक वार के जवाब में 4 वार करता था। उसका यही गुस्सा, यही जिद और यही हिम्मत उसे धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बनाने लगी। उसने लड़ाइयों में सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने अंदर के डर को भी खत्म कर दिया।
और जब इंसान डर को मार देता है तो पूरी दुनिया उससे डरने लगती है। यही शुरुआत थी एंथोनी कालिया के खूनी खेल की। मुंबई की गलियों में रहते रहते कालिया एंथोनी की पहचान अब सिर्फ एक आम आदमी की नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड के कुछ बड़े नामों से होने लगी। जुर्म की इस दुनिया में जब उसने अपने कदम जमाने शुरू किए तो लोग उसे कालिया कहकर बुलाने लगे। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। उसकी कदकाठी, रंग रूप और उसका खौफ सब कुछ इस नाम को सही साबित करता था। लंबा चौड़ा शरीर, घुंघराले बाल और लाल आंखें, बस एक बार देख लो तो दोबारा नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी मौजूदगी ही डर का दूसरा नाम बन गई थी। चाहे वो शराब के ठेके हों या बाजार की दुकानें, लोग उसे दूर से देखते ही अपने शटर गिरा देते थे। सामान खत्म हो गया, ये बहाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था जब कालिया वहां पहुंचता। कोई उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एक बार जिसने उसे नाराज कर दिया उसकी रातें डर से सूनी हो जाती थीं। साल 1972 से 1973, इसी दौर में कालिया को एक मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। लड़की न सिर्फ उससे उम्र में बहुत छोटी थी, बल्कि उसका धर्म भी अलग था। इस रिश्ते से सबसे ज्यादा आपत्ति कालिया के अपने ही परिवार को थी। घर में जब इस बात की भनक लगी तो हंगामा मच गया। यह रिश्ता नहीं हो सकता। यह सुनते ही कालिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परिवार का विरोध था, समाज भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं था, लेकिन कालिया, वो अपनी जिद पर अड़ा था। उसने तय कर लिया था, अगर इस दुनिया को मेरी मोहब्बत मंजूर नहीं तो फिर मैं भी इस दुनिया के किसी कानून को नहीं मानूंगा। यही सोच, यही जुनून और यही गुस्सा उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। प्यार, शादी और जुर्म, कालिया एंथोनी की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पहला रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन इसी दौरान उसके इलाके की ही एक दूसरी लड़की उस पर दिल हार बैठी। यह लड़की पहले से ज्यादा समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और नजदीक के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आई थी। उसकी दुनिया अलग थी, लेकिन कालिया की मौजूदगी ने उसे भी अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद कालिया की जिंदगी में 3 और नए किरदार जुड़ गए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन जहां एक तरफ उसका परिवार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी क्राइम की दुनिया भी तेजी से फैल रही थी। साल 1978 तक कालिया पूरी तरह जुर्म की दलदल में धंस चुका था। अब वो सिर्फ झगड़े या मारपीट तक सीमित नहीं था, उसने अवैध वसूली शुरू कर दी थी। जो भी पैसा देने से मना करता उसे बुरी तरह पीटता। दुकानें, कारोबार, शराब के अड्डे सब उसकी पकड़ में थे। जो डर जाता वो पैसा चुका देता, जो नहीं डरता उसके लिए कालिया के पास दूसरे तरीके थे। इस क्राइम की दुनिया में उसका अपना एक गैंग था। जोसेफ जानी, फ्रांसिस पोर्टिनन जैसे नाम उसके खास लोग थे। ये सब यंगस्टर्स थे जो पैसे, रुतबे और ताकत के लालच में कालिया के साथ जुड़ गए थे। और फिर एक दिन एक व्यक्ति ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। मुझे तेरे जैसे गुंडों से कोई डर नहीं, उसने गुस्से में कहा। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोग सहम गए। किसी ने कभी कालिया के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जिस शख्स ने कालिया एंथोनी को खुलेआम चुनौती दी थी, उसे शायद अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना खौफनाक होने वाला है। वो पुलिस के इलाके में था, शायद इस भरोसे पर कि वहां कालिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन क्राइम की दुनिया में कानून और डर का कोई मतलब नहीं होता, वहां सिर्फ ताकत चलती है। कालिया के ही खास आदमी जॉनी फ्रांसिस ने उस शख्स पर तेजाब से भरा पूरा ड्रम ही पलट दिया। दर्द से चीखता हुआ वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा, उसकी चमड़ी झुलसने लगी। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कालिया और उसका गैंग वहां से गायब हो चुका था। यह घटना सिर्फ एक वारदात नहीं थी, यह कालिया एंथोनी की ताकत का ऐलान था। साल 1979 आते आते कालिया ने मुंबई में ऐसा नाम बना लिया था कि अब खुद अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नाम उसे अपने गैंग में शामिल करने की पेशकश करने लगे। स्पेशली वर्धा राजन मुदलियार, यानी वर्धा भाई, जो उस समय मुंबई का एक बड़ा डॉन था। उसने खुद कालिया को ऑफर दिया कि वह उसके साथ मिलकर काम करे। लेकिन कालिया सिर्फ किसी और का आदमी बनकर काम करने नहीं आया था। मैं किसी का आदमी नहीं, खुद अपनी दुनिया का बादशाह बनूंगा, यही सोचकर उसने वर्धा भाई का ऑफर ठुकरा दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में किसी डॉन को ना कहना आसान नहीं था।
लेकिन कालिया को किसी से डर नहीं लगता था। उसे सिर्फ अपना नाम बड़ा करना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अगर कोई नाम तेजी से उभर रहा था तो वो था कालिया एंथोनी। बड़े बड़े डॉन अब उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे। पहले वर्धा भाई ने ऑफर दिया जिसे उसने ठुकरा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बड़ा राजन ने भी उसे अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कालिया को किसी के नीचे काम करना मंजूर नहीं था। उसने फिर से ना कह दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में किसी डॉन को मना करना खुद मौत को बुलावा देने जैसा था, लेकिन कालिया अपनी ही दुनिया में जीता था। मुंबई पुलिस को भी अब समझ आ चुका था कि इसे रोकना आसान नहीं होगा। एसीपी संजय परांदे ने मोर्चा संभाला और कालिया को उठाकर सीधा थाने ले आया। वहां उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर आजमाया गया। बोल, सब कुछ उगल दे। कालिया चुप रहा। उसे 15-15 दिन की रिमांड पर लिया गया। इतना मारा गया कि कोई और होता तो पुलिस के सुर में सुर मिला चुका होता, लेकिन कालिया चट्टान की तरह खड़ा रहा। 1 महीना बीत गया, लेकिन न उसने पुलिस से रहम की भीख मांगी, न एक आंसू गिराया। आखिरकार जब पुलिस उससे कुछ भी कबूल नहीं करवा पाई तो मजबूरी में उसे इलाज के लिए भेजा गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। कालिया का शौक और हाजी मस्तान से कनेक्शन। कालिया एंथोनी सिर्फ नाम और खौफ के लिए नहीं जाना जाता था, वो कव्वाली का जबरदस्त शौकीन था। हर साल मुंबई के खार ईस्ट में एक बड़े कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन करवाता। यह कोई आम कार्यक्रम नहीं था। वहां सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम भी मौजूद रहते थे। हाजी मस्तान, उस दौर का सबसे कद्दावर डॉन, खुद इस कार्यक्रम में शामिल होता। दरअसल यह प्रोग्राम हाजी मस्तान की परमिशन और सिक्योरिटी में ही होता था। कालिया हाजी मस्तान की पर्सनैलिटी से प्रभावित था। उसकी स्टाइल, रुतबा और दिमाग सब कुछ उसे पसंद था। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब नाम बढ़ने लगता है तो दुश्मनों की कतार भी लंबी हो जाती है। मुंबई की गलियां कई कहानियों को जन्म देती हैं। कुछ नाम वक्त के साथ मिट जाते हैं तो कुछ हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। कालिया एंथोनी भी ऐसा ही एक नाम था। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को जुर्म की दुनिया में पहचान दिलाने की ठान ली थी। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। उसकी दोस्ती बसाराज अन्ना से हुई जो दूध का कारोबार करता था। उसके साथ सुभाष सिंह ठाकुर भी इस धंधे में था। दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे और इसी दोस्ती में कालिया भी शामिल हो गया। रिश्ते अगर सही हाथों में हों तो ताकत बन जाते हैं, बसाराज अक्सर कहा करता था। समय बीता और यह दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल गई। बसाराज अन्ना ने कालिया की बहन से शादी कर ली, जिससे तीनों के बीच का भरोसा और मजबूत हो गया। सुभाष सिंह ठाकुर, जो बसाराज को अपना उस्ताद मानता था, अब कालिया को भी खास नजर से देखने लगा। कालिया का नाम जुर्म की गलियों में तेजी से फैलने लगा और इसी दौरान उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, उसे पहचान गया। सही आदमी सही मौके पर मिले तो खेल बदल सकता है। हाजी मस्तान की यह बात कालिया के दिमाग में बस गई। अब वह मस्तान के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक बार खार ईस्ट में कव्वाली का बड़ा प्रोग्राम हुआ। हाजी मस्तान और कालिया स्टेज पर मौजूद थे। माहौल में सूफियाना रंग घुला था, लेकिन भीड़ में बैठा एक शख्स बेहूदी हरकतें कर रहा था। मस्तान ने उसे घूर कर देखा और यह नजर कालिया ने भी पकड़ ली। प्रोग्राम खत्म होते ही हाजी मस्तान ने सिर्फ एक हल्का सा इशारा किया। बात इज्जत की हो तो फैसला तेज होना चाहिए। यह सोचते हुए उसने बिना वक्त गंवाए अपना कदम बढ़ाया। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा था, वह शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यही वह पल था जब कालिया के हाथ खून से रंगे थे। उसकी पहली हत्या, और यहीं से उसकी जुर्म की दुनिया में असली एंट्री हो गई। साल 1981 की वो दोपहर मुंबई के लिए आम थी, लेकिन सत्यवान पांचाल के लिए नहीं। कालिया एंथोनी ने अपनी मुस्लिम प्रेमिका के साथ की गई बदसलूकी का बदला लेने के लिए उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया। गोली की आवाज गूंजते ही सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं था कि असल में हुआ क्या था। पुलिस को वारदात की खबर मिली, लेकिन गवाह के नाम पर सिर्फ सन्नाटा था। गुंडे के खिलाफ कौन बोलेगा? आज नहीं तो कल वो फिर सामने आएगा। इलाके में कानाफूसी शुरू हो गई। पुलिस के पास सीधे सबूत नहीं थे, लेकिन उनका शक सीधा कालिया एंथोनी और उसके साथी इग्निशियस पोटिनो और सुंदर पर गया।
केस दर्ज हो गया और तलाश शुरू हुई, मगर तीनों ऐसे गायब हुए जैसे समंदर में नमक घुल जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच को पहला सुराग गुजरात के वलसाड़ से मिला। खबर आई कि कालिया पार्टी नाम के एक छोटे से कस्बे में एक फार्म हाउस में छुपा बैठा है। पुलिस ने बिना देर किए जाल बिछाया, फार्म हाउस के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। लेकिन कालिया कोई आम बदमाश नहीं था। उसने हालात को भांप लिया और खेतों के रास्ते भाग निकला। पुलिस के हाथ खाली रह गए। मुंबई की सड़कों पर खून बहाना आसान था, लेकिन छुपकर रहना मुश्किल, किसी ने फुसफुसाकर कहा। कुछ दिन बाद एक और इनपुट मिला। इस बार जानकारी कर्नाटक के गुलबर्गा से आई। बताया गया कि कालिया ने अपना हुलिया बदल लिया है और वहां किसी और नाम से रह रहा है। पुलिस फिर हरकत में आई, लेकिन इस बार क्या होने वाला था यह किसी को पता नहीं था। पुलिस इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती थी। कालिया एंथोनी के खिलाफ बड़ा जाल बिछाया गया। कुछ अफसर भेष बदलकर निगरानी करने लगे। इंतजार बस सही मौके का था। कालिया बेखबर था कि शिकंजा उस पर कस चुका है। जैसे ही वो तय जगह पर पहुंचा, पुलिस ने बिना कोई मौका दिए उसे धर दबोचा। सीधे मुंबई ले जाया गया। सफर लंबा था, लेकिन पुलिस के चेहरे पर संतोष था। आखिरकार एक बड़ा मोहरा उनके हाथ आया था। उसे सीधे ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया गया, जहां उसका सामना मुंबई के बड़े गैंगस्टरों से हुआ। इन्हीं में एक था करीम लाला का भतीजा समद खान। दोनों की जान पहचान हुई और जल्द ही कालिया ने जेल में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। जेल में रहते हुए उसने नया धंधा शुरू किया, एक्सटॉर्शन। अंदर आने वाले अमीर कैदियों को डराकर उनसे पैसे निकलवाना उसका नया खेल बन गया। लेकिन जब यह खेल हद से बढ़ गया तो एक वकील ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। फैसला हुआ कि कालिया को नागपुर जेल ट्रांसफर किया जाए, लेकिन वहां भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। अब उसे अक्सर नागपुर से मुंबई पेशी के लिए लाया जाता था। कहते हैं एक बार जब गार्ड उसे ट्रेन से मुंबई ला रहे थे तो उन्हें बीटी स्टेशन पर उतरना था, मगर कालिया ने बड़ी सफाई से उन्हें दादर उतरने के लिए मना लिया। वहां से वो उन्हें लेकर अपने खार स्थित घर पहुंचा। बाहर गार्ड चाय पी रहे थे, बेफिक्र थे कि कैदी घर में अपनों से मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कालिया अंदर से दरवाजा बंद कर फरार हो गया। यह खबर आग की तरह फैली। पुलिस सख्ते में आ गई। जिसे अगले दिन कोर्ट में पेश करना था, वो अब गायब हो चुका था। अब चुनौती थी उसे फिर से पकड़ने की। मुंबई क्राइम ब्रांच पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो चुकी थी। दिन रात उसकी तलाश जारी थी और फिर पुलिस को एक ठोस सुराग मिला। कालिया जुहू के पास कोलीवाड़ा में छुपा हुआ है। कहानी जारी रहेगी। अगर आप इस सफर के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आधी रात का सन्नाटा था। मुंबई पुलिस पूरी ताकत से जुहू के कोलीवाड़ा इलाके में रेड डाल चुकी थी। हर गली, हर घर की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस की इंफॉर्मेशन इस बार सही निकली। कालिया एंथोनी यहीं छिपा था। जैसे ही उसे घेरा गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से पुलिस पहले ही जाल बिछा चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उसे दबोच लिया गया। अगले ही दिन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के लिए यह एक बड़ी जीत थी। कालिया जैसा खतरनाक मुजरिम जो दिन दहाड़े फरार हुआ था, सिर्फ 12 घंटे में दोबारा सलाखों के पीछे था। लेकिन यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं थी। कालिया एंथोनी की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उसका झुकाव फिर से हिंदू धर्म की तरफ होने लगा था। वो हर साल अपने इलाके में गणपति जी की स्थापना करता और पूरे 10 दिन तक भव्य महोत्सव मनाता। साल 1981 की घटना यादगार बन गई थी। जब उसने सत्यवान पांचाल की हत्या की, तब गणपति उत्सव का चौथा दिन चल रहा था। उसने खुद अपने हाथों से गणपति जी को स्थापित किया था, पूजा पाठ कर रहा था और ठीक इसी दौरान उसने उस हत्या को अंजाम दिया। साल 1981 की वो दोपहर मुंबई के लिए आम थी। यही वजह थी कि उसे पूजा बीच में छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ा। मुंबई में मान्यता है कि गणपति बप्पा की पूजा अधूरी छोड़कर जाना अशुभ होता है। जब कालिया भागा तो उसके इलाके में लोग असमंजस में थे कि अब उत्सव आगे कैसे बढ़ेगा। तब मुंबई पुलिस की बांद्रा टीम ने एक अनोखा कदम उठाया। पूरी टीम शिफ्ट बनाकर गणपति पंडाल में ड्यूटी देने लगी। सुबह शाम विधिवत आरती होती, प्रसाद बांटा जाता और भक्तों की भीड़ भी जुटती रही। पुलिस वाले डंडे नहीं, थालियां बजा रहे थे। पूरे 10 दिन तक गणपति उत्सव बिना किसी रुकावट के चला और 11वें दिन
विधि विधान से विसर्जन हुआ। जब गणपति बप्पा को विदा किया गया तो इलाके के लोगों ने पुलिस की इस अनोखी पहल की जमकर तारीफ की। यह पहली बार था जब कानून और आस्था दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की थी। साल 1983 में एंथोनी के छोटे भाई अल्बर्ट ने भी उसके धंधे में कदम रख लिया। अब एंथोनी के गैर मौजूदगी में वही उगाही और बाकी सारे काम संभालने लगा। लेकिन अल्बर्ट एंथोनी जितना समझदार नहीं था। उसका तरीका सीधा था, जो पैसे नहीं देता उसे बुरी तरह पीटो। इसी बेरहमी के चलते एक दिन उसने एक आदमी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। यह हत्या महंगी पड़ने वाली थी। मरा हुआ आदमी अकेला नहीं था, उसके अपने भी थे और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। अगली सुबह का वाकया था। अल्बर्ट खार ईस्ट के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा नाश्ता कर रहा था। वेटर अभी चाय लेकर आया ही था कि दरवाजे पर हलचल हुई। 8 से 10 लोग अंदर घुसे। सभी के हाथों में धारदार हथियार चमक रहे थे। अल्बर्ट ने नजर घुमाई। उनके चेहरे देखकर ही समझ गया, आज मेरा खेल खत्म है। उसने भागने की कोशिश की। पिछला दरवाजा बंद था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, किचन। लेकिन किचन में घुसते ही वो फंस गया। किचन छोटा था। बाहर से आए लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने एक हाथ पकड़ा, किसी ने दूसरा। अल्बर्ट टेबल पर पटक दिया गया और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। चारों ओर से चाकू, तलवार, धारदार हथियार बरसने लगे। जब तक उसका जिस्म हिलना बंद नहीं हुआ तब तक वार होते रहे। खून से लथपथ टेबल पर अल्बर्ट की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। यह खबर जब एंथोनी तक पहुंची तो वो अंदर तक हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन शोक का वक्त नहीं था, अब बारी थी बदले की। एंथोनी के शक की सुई दो तरफ घूम रही थी। पहली, दाऊद इब्राहिम। जेल में दोनों के बीच पहले ही झगड़ा हो चुका था और उनके बीच तनातनी भी थी। दूसरी, वर्धा भाई। कुछ समय पहले ही एंथोनी ने उसकी हथियारों की खेप लूट ली थी और लोगों में बांट दी थी। वर्धा भाई इस बात से आग बबूला था और बदला लेना चाहता था, लेकिन बीच में हाजी मस्तान आ गया। उसने दोनों के बीच समझौता कराया, जिसके तहत एंथोनी को वर्धा भाई को 4 लाख रुपए देने पड़े थे। पर अब समझौते के दिन गए। एंथोनी के दिमाग में बस एक ही बात थी, अल्बर्ट का बदला। कुछ महीनों बाद उसे यकीन हो गया कि उसके भाई की हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था और इसी के साथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नई जंग शुरू हो गई थी। एंथोनी अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अल्बर्ट की हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। दूसरी तरफ दाऊद खुद अपनी जंग लड़ रहा था, पठान गैंग से। इसी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही सतर्क था और हर जगह स्पेशल सिक्योरिटी के साथ चलता था। लेकिन एंथोनी ने ठान लिया था कि अब वॉर होगा, सीधा दाऊद के घर पर। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। ताहिर कुदरती, बाटली बाबा, सुभाष ठाकुर और बाकी लड़के सब तैयार थे। एक रात एंथोनी ने अपने आदमियों के साथ दाऊद इब्राहिम के घर पर धावा बोल दिया, लेकिन दाऊद वहां नहीं था। गुस्से से बौखलाए एंथोनी और उसके आदमियों ने घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की, फर्नीचर तोड़े, शीशे चकनाचूर कर दिए। दाऊद के आदमियों को भी धमकाकर निकल गए। पर अजीब बात यह थी कि दाऊद ने इस हमले को इग्नोर कर दिया। वजह, उसका ध्यान कहीं और था। वह उस वक्त समद पठान को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। 1984 में जब समद पठान मारा गया तो दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ दिया, सीधा दुबई निकल गया। लेकिन उसके दिमाग से दुश्मनों की लिस्ट नहीं हटी थी। अब वो दूर बैठकर एक एक कर अपने हर दुश्मन को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ एंथोनी भी इस लड़ाई को यहीं खत्म करने के मूड में नहीं था। उसे दाऊद की चुप्पी खल रही थी। जब उसे खबर मिली कि दाऊद दुबई में छिपा बैठा है तो उसने अपने सबसे वफादार आदमी मदन चौधरी को दुबई भेजा। प्लान साफ था, दाऊद का खेल खत्म करना। लेकिन वहां जाकर पता चला कि दाऊद दुबई में नहीं है, बल्कि किसी काम के सिलसिले में केन्या गया हुआ है। एंथोनी ने हार नहीं मानी। उसने केन्या में अपने पुराने कनेक्शन एक्टिव किए। इस मिशन में ढोलकिया ब्रदर्स ने उसकी मदद की। एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया गया जो केन्या में दाऊद को ठिकाने लगाने वाला था। पर दाऊद भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। उसे पहले ही भनक लग गई कि एंथोनी उसका गेम बजाने के लिए पीछे पड़ा है। बिना वक्त गंवाए वो केन्या से सीधा पाकिस्तान के कराची शहर पहुंच गया।
अब ये जंग मुंबई से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। दाऊद इब्राहिम और कालिया एंथोनी के बीच समझौते की कोशिश हुई थी, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ दिखावा है। दाऊद को अच्छी तरह मालूम था कि अगर एंथोनी को जरा सा भी मौका मिला तो वह उसकी गर्दन उड़ा देगा। दूसरी ओर एंथोनी अपने भाई की मौत को नहीं भूल पा रहा था। बदले की आग में जलते हुए वह दाऊद से हिसाब चुकता करने की फिराक में था। 1985 की एक सुबह पुलिस कालिया एंथोनी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई। उसके साथ एक पुलिस हवलदार भी था जो अक्सर उसे गालियां देता था। उस दिन भी उसने वही किया, लेकिन इस बार एंथोनी चुप नहीं रहा। गुस्से में उसने हवलदार की छाती पर जोर से लात मारी, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। चौकी इंचार्ज अनिल तलपड़े को जब इस घटना की खबर लगी तो उसने अपने सीनियर अफसरों से बात की। पुलिस के दिमाग में अब एक ही चीज घूम रही थी, कालिया एंथोनी का एनकाउंटर। कुछ दिनों बाद जब एंथोनी को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। जैसे ही हवलदार ने फिर से गालियां देना शुरू किया, एंथोनी भड़कने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अनिल तलपड़े ने बिना कोई मौका दिए एंथोनी पर गोलियां बरसा दी। देखते ही देखते एंथोनी का खेल खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने इस एनकाउंटर को सही ठहराने के लिए एक अलग कहानी बनाई। सरकारी बयान: कोर्ट से बाहर निकलते समय किसी ने छत से सोडा वाटर की बोतल फेंकी। अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कालिया एंथोनी भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मजबूरन गोली चलानी पड़ी। परिवार का दावा: जब सोडा वाटर की बोतल गिरी तब एंथोनी पुलिस वैन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पहले से ही उसे मारने का प्लान बना रखा था और बिना किसी चेतावनी के उसे गोली मार दी गई। इस पूरे एनकाउंटर के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ होने की भी चर्चा थी। कहते हैं दाऊद को डर था कि अगर एंथोनी जिंदा रहा तो वो जरूर बदला लेगा, इसलिए उसने पुलिस के जरिए इस कहानी को खत्म करवा दिया। कालिया एंथोनी के मरने के बाद उसका परिवार अकेला रह गया, लेकिन उसके दोस्त सुभाष ठाकुर ने अपने वादे को निभाया। उसने एंथोनी के परिवार को लंदन में बसाया, बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का पूरा इंतजाम किया। आज की तारीख में एक बेटा डॉक्टर बन चुका है, बेटी की शादी हो गई है, दूसरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। एंथोनी की पत्नी मीरा ने अपराध की दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दिया। सुभाष ठाकुर ने तब तक उनका साथ दिया जब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए। दोस्ती के मामले में भले ही एंथोनी और ठाकुर अपराधी थे, लेकिन इस पहलू को देखकर शायद एक बार तो आप भी सोचेंगे कि दोस्ती सिर्फ अच्छाई बुराई से नहीं बल्कि निभाने से बनती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।